आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं स्वेज नहर की। जो स्वेज नहर है ये है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली एक नहर है। देखिए ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर और यहाँ पर यह है लाल सागर। इसको कहेंगे हम लाल सागर। तो ये दो सागरों को जोड़ने वाली नहर है। इसके बारे में और जानकारी करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं कि जब ये नहर नहीं बनी थी तो उससे पहले जो जहाज़ थे, पानी के जहाज़ जो जलयान थे, उनको व्यापार करने के लिए एक लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। मान लीजिए यहाँ पर ये इंग्लैंड से यहाँ कोई जहाज़ चला यहाँ से, तो उसको इंग्लैंड से कोई जहाज़ यदि चला है तो फिर इसको यहाँ से इसको चक्कर काटना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर काटते हुए और फिर यहाँ पर ये आगे भारत की तरफ जाएगा। अब ये इतना लंबा रास्ता हो गया और ये नहर बनने के बाद में क्या होगा, यहाँ से इसने प्रवेश किया। यहाँ से प्रवेश करके यहाँ ये स्वेज नहर आ गई और ये लाल सागर में इसने प्रवेश कर लिया और लाल सागर में प्रवेश करके अरब सागर में आकर ये भारत के पास पहुँच जाएगा। तो एक बहुत बड़ा चक्कर, लगभग 6000 मील के चक्कर की इसमें बचत हुई थी। अब देखिए ये इस नहर की एक भौतिक संरचना को हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर यह नहर यहाँ से प्रारंभ हुई है और यहाँ से जाकर यहाँ ये इसके अंदर ये लाल सागर में मिल गई। ये स्वेज नहर का अंतरिक्ष से लिया हुआ चित्र था। अब आगे और देखिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली एक नहर है। सन 1858 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर बनी। कब थी? 1858 में ये बननी शुरू हुई थी। एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देख रेख में इसका निर्माण शुरू हुआ और यह नहर 168 किलोमीटर तो लंबी है और 60 मीटर चौड़ी और 16.5 मीटर इसकी औसत गहराई है। 10 वर्षों में बनकर यह नहर तैयार हुई और सन 1869 में इसको यातायात के लिए खोल दिया गया था। पहले केवल इसमें दिन में ही जहाज़ नहर को पार करते थे, पर 1887 ईस्वी से इसमें जो जहाज़ है वो रात को भी पार होने लग गए। 1866 ईस्वी में इसको नहर को पार होने में 36 घंटे लगते थे, पर आज 18 घंटे से भी कम समय इसमें लगता है। एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो वर्तमान में इस नहर का नियंत्रण है वो मिस्र देश के पास है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसका इतिहास क्या है? इस नहर का प्रबंध पहले स्वेज कैनाल कंपनी करती थी और इसके जो आधे शेर फ्रांस के पास थे और आधे शेर तुर्की और मिस्र के पास थे और अन्य अरब देशों के पास भी थे। बाद में और इसमें इतिहास ने करवट ली और धीरे धीरे आज इसके ऊपर पूरी तरह से इसके ऊपर मिस्र का नियंत्रण है और 1956 में मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण करके और अपने नियंत्रण में इसको ले लिया था। अब देखिए ये स्वेज नहर का चित्र है और आपको यहाँ दिखा रहा है कि एक कंटेनर जहाज़ जो व्यापार के लिए माल लेकर जा रहा है, ये कंटेनर जहाज़ इस नहर के अंदर से निकल रहा है। अब इस नहर का फ़ायदा क्या हुआ? इस नहर के कारण यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का सरल और सीधा मार्ग खुल गया और इससे लगभग 6000 मील दूरी की बचत हुई।
कितना ईंधन बचा, कितना समय बचा। और इससे अनेक देशों जैसे पूर्वी अफ्रीका, ईरान, अरब, भारत, पाकिस्तान और सुदूर पूर्व एशिया के देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके साथ व्यापार में बहुत बड़ी सुविधा होगी। और एक फ़ायदा हुआ कि व्यापार बहुत अधिक इससे बढ़ गया। अब स्वेज नहर में यातायात कॉनवॉय यानी सार्थ फैन के रूप में होता है। प्रतिदिन 3 कॉनवॉय चलते हैं, 2 उत्तर से और 2 दक्षिण में। एक दक्षिण से उत्तर की तरफ, और जलयान की चाल इसमें निर्धारित की हुई है, 11 से लेकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच में रहती है। और इस नहर की यात्रा का समय 12 से लेकर 16 घंटे तक का होता है। अब ये वर्ष के हिसाब से इसमें एक सारणी दी गई है, कितने जलयान की संख्या थी, कितना इन्होंने माल ढोया और कितनी इससे आय हुई। अब स्वेज नहर का जलमार्ग, इसका जो जलमार्ग है इसमें जलयान 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं, क्योंकि तेज़ गति से चलने पर नहर के किनारे के टूटने का भय रहता है। आपसे कोई पूछे कि इसमें तेज़ गति से क्यों नहीं चलते, तेज़ गति से चलेंगे तो कंपन होगा और किनारे टूटने का खतरा रहेगा, इसलिए इसमें 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तय की गई है। इस नहर को पार करने में सामान्यतः 12 घंटे का समय लगता है। और इस नहर में एक साथ 2 जलयान पार नहीं हो सकते, एक साथ में एक ही जलयान पार होगा। लेकिन जब एक जलयान निकलता है तो दूसरे जलयान को गोदी में बांध दिया जाता है, किनारे बांध दिया जाता है। इस प्रकार इस नहर से होकर एक दिन में एक से अधिक 24 जलयानों का आवागमन हो सकता है। 24 जलयान इसमें आवागमन कर सकते हैं। अब स्वेज नहर बन जाने से यूरोप और सुदूर पूर्व के जो देश हैं उनके बीच में दूरी काफ़ी कम हो गई। जैसे कि लिवरपूल से मुंबई आने में 7,250 किलोमीटर की दूरी घटी, हांगकांग पहुंचने में 4,500 किलोमीटर, न्यूयॉर्क से मुंबई पहुंचने में 4,500 किलोमीटर की दूरी कम होगी। इस नहर के कारण से भारत और यूरोपीय देशों के बीच में व्यापारिक संबंध बहुत अधिक मजबूत हुए। अब स्वेज नहर से किसका व्यापार होता है? स्वेज नहर का जो मार्ग है इससे फारस की खाड़ी के देशों से खनिज तेल, भारत और अन्य ऑस्ट्रेलियाई देशों से अभ्रक, लौह अयस्क, मैंगनीज, चाय, कहवा, जूट, रबड़, कपास, ऊन, मसाले, चीनी, चमड़ा, खालें, सागवान की लकड़ी, सूती वस्त्र, हैंडीक्राफ्ट, ये जो सामान है इसका पश्चिमी यूरोपीय देश और उत्तरी अमेरिका के देशों को इसका निर्यात होता है। और इन देशों से रासायनिक पदार्थ, इस्पात, मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औषधियाँ, मोटर गाड़ियाँ, वैज्ञानिक उपकरण, इसका आयात किया जाता है। तो आपको ये स्वेज नहर के बारे में जानकारी कैसे लगी? अब इसके पाठ के प्रारंभ में इसमें विषय आया था लाल सागर और भूमध्य सागर, क्योंकि इस नहर का निर्माण किया गया था लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए। अब एक बार लाल सागर पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, लाल सागर के बारे में हम बात करते हैं। लाल सागर क्या है? ये कोई लाल रंग का पानी नहीं है, इसका नाम ही लाल सागर रखा हुआ है। ये देखिए, ये लाल सागर है। इसके चारों ओर के जो देश हैं ये अफ्रीका और एशिया के बीच में हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की खाड़ी है। लाल सागर क्या है? अफ्रीका, एशिया और हिंद महासागर के बीच एक नमकीन पानी की खाड़ी है। दक्षिण में अदन की खाड़ी से लाल सागर हिंद महासागर मिलता है। इसका पानी कहीं भी लाल नहीं है, हालांकि समुद्री सतह पर प्रवाल की मौसमी उपस्थिति के कारण कभी कभी लाल दिखता है। और लगभग 2250 किलोमीटर लंबाई के इस समुद्री विस्तार की औसत गहराई 490 मीटर है और सबसे चौड़े स्थान पर इसके तटों के बीच में 355 किलोमीटर की दूरी है। और मिस्र और अरब इसराइल को पृथक करने वाले सागर को बाइबिल और हिब्रू ग्रंथों में भी वर्णित सागर का यथार्थ माना जाता है। और अब देखिए भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर पृथ्वी का एक सागर है और जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया और मध्य पूर्व के बीच में है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल लगभग 2/3 है। अब देखिए आप, इसमें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ये भूमध्य सागर का मानचित्र है। इसमें ये बीच बीच में बहुत सारे द्वीप है। यहाँ पे ये
स्पेन आ गया, ये अफ्रीका का उत्तरी भाग आ गया है, और यहाँ पे ये मिस्र आ गया है। तो इसमें जो इसका निर्माण हुआ है ये भूमध्य सागर में, यहाँ पर स्वेज नहर का निर्माण हुआ है। यहाँ पे, यहाँ की इसकी नहर बनी है, ये स्वेज नहर। यहाँ से लेकर ये भूमध्य सागर से लेकर और यहाँ पर ये लाल सागर में इसकी एंट्री हो गई थी। तो इस प्रकार से ये स्वेज नहर के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की है। और देखिए किस प्रकार से ये स्वेज नहर से एक कंटेनर गुजर रहा है। तो कक्षा 9 में जो भूगोल का पार्ट है, पहला पार्ट, उसमें स्वेज नहर का एक विषय है। उस टॉपिक के साथ में आप इसको अटैच करके काम में लेंगे तो आपको ये बहुत उपयोगी होगा।